पग पग पर बाधाएं रोकेंगी रास्ता, मत इन से घबराए। जीवन से मत हारो, रखो इससे प्रीत, ईश्वर को स्वीकारो। नमस्कार दोस्तों, जब आशावादी दृष्टिकोण, प्रेरणादायक हस्ती हमारे मध्य उपस्थित हो तो प्रेरणा के शब्द स्वर स्वयं ही मुखरित होते हैं। ऐसा ही आपके मनपसंद कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है कि होस्ट आपकी अपनी दोस्त अनमोल रागनी के साथ भी हुआ है। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, बता तो रही हूं। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार जी की यह पंक्तियां चरितार्थ की हैं। सोनी टीवी द्वारा आयोजित केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 में लखपति रह चुके मध्य प्रदेश मुरैना के आदरणीय पुष्कल गुप्ता जी ने ऊर्जा का भंडार, चेहरे पर मुस्कान और सिर पर केबीसी विनर का ताज लिए आप पुष्कल जी केबीसी की हॉट सीट से आज होम सीट यानी कूल सीट पर जिला नजर के स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो पुष्कर जी, आपकी माता जी के साथ में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नमस्कार सभी को, नमस्कार। और सबसे पहले मैं मुरैना चीफ ब्यूरो मोहम्मद इसरार खान जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने यह नायाब हीरा हमें खोज कर दिया है। इसरार खान जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। आपका माइक म्यूट है इसरार जी। जी नमस्कार मैडम, नमस्कार पुष्कल जी, नमस्कार माता जी, नमस्कार, नमस्ते सभी को। मुरैना चीफ ब्यूरो हैं आप जी। पुष्कल जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल हमारे मुरैना जिले के सर्वप्रथम एक ऐसे होनहार और युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सर्वप्रथम हॉट सीट पर पहुंचे हैं। वाकई एक बहुत ही कमाल की बात है। तो इसी को लेकर हमने चैनल को पहुंचाने लाए हैं कि पुष्कल जी को दिखाया जाए और पूरे संपूर्ण इंडिया में, मध्य प्रदेश में नहीं इंडिया में भी इनको दिखना चाहिए कि लोग इनसे थोड़ा प्रेरणा लें कि युवाओं में जोश आना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं जो इन्होंने कर दिखाया है। वाकई में बहुत ही सौहार्द की बात है मुरैना के लिए कि प्रथम व्यक्ति जो इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इसरार जी आपका कि आपने इस नायाब हीरे की खोज की और जिला नजर न्यूज नेटवर्क के स्टूडियो तक आपने इनको पहुंचा दिया। इसके लिए जिला नजर की ओर से ही मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऊपर ही देखिए पुष्कल गुप्ता जी के बराबर में उनकी माता जी बैठी हुई हैं जिनका नाम है भारती। जिसका नाम ही भारती है, ऐसी माँ जिन्होंने बच्चे की परवरिश सकारात्मकता, आशावादिता, हिम्मत, साहस, विनम्रता जैसे गुणों का भंडारण करके की हो, तो ऐसी माता नमनीय है, वंदनीय है। मैं आपको नमन वंदन करती हूँ। और माता पुत्र को जब दुनिया में लेकर आती है तो उसका जो रिश्ता होता है वो 9 महीने और पहले जुड़ जाता है। माता जी, आप पुष्कल जी के विषय में क्या कहना चाहती हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि दिन दूनी रात चौगनी इसी तरह उन्नति करे। इसको शुरू से मैं बचपन से सिखाती थी। कोई भी दुख पड़ता है, इसको कोई भी कष्ट आता, कि गम की अंधेरी रात को देखकर मत घबरा, सुख का सूरज जरूर उदय होगा, धैर्य रखो, साहस रखो। बहुत सुंदर। सच में आपके ये प्रेरणास्पद शब्दों को सुनकर ही पुष्कल जी बड़े हुए हैं और उसी से इनके जीवन में प्रेरणा आई है। इतनी सारा इन्होंने कुछ किया, ये मुकाम हासिल किया। ये मुकाम कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन फिर भी जो हिम्मत इन्होंने दिखाई है
वहां तक पहुंचने की, उस सीट तक पहुंचने की और वहां से जीत कर आने की। सिर्फ सीट पर पहुंचना ही बहुत होता है और ये तो वहां से जीत कर भी आए हैं। तो हम बहुत बहुत बधाइयां पुनः देते हैं आपको। और माता जी, ये तो आप हर बच्चे के लिए दुआएं निकलती हैं माँ के हृदय से, लेकिन वैसे आप किस तरह से आपने इनको परवरिश की है, कैसे आपने इनको बढ़ाया? वैसे हम दोनों में बहुत हॉट टॉक होती रहती है, उसी तरह से बड़ा किया है इसको जी। कई बच्चे गड़गड़ होती हैं, वो कम पढ़, पिक्चर में ज्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ते नहीं हैं जी। तो बच्चों को वजह ही सीख देते हैं कि पिक्चर देखोगे तो खेलोगे, कूदोगे, बनोगे गमार, और पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। तो नवाब बनने की नसीहत देते थे, तो उसका परिणाम है। जी जी जी। तो आपने नवाब कह के नवाब बना दिया, और इस नवाब को हमारा भी नमन है, क्योंकि मैंने सुना, आपका जो कार्यक्रम था उस दौरान मैंने एपिसोड अभी उसके क्लिप देखे थे, तो उसमें आपने कई चीजों का जिक्र किया है पुष्कर जी, बहुत सारी बातों का जिक्र किया है कि आपके जीवन में बचपन से और बड़ेपन तक काफी अलगाव, दूर, दुख रहे हैं। उनकी सबकी बातें हम बाद में करेंगे, उससे पहले यहाँ पर मामा जी को आवाज देते हैं। आदरणीय राजेश दंपति यहाँ पर आए, बहुत बहुत स्वागत है उनका। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, राजेश बांदिल जी। जी नमस्कार। पुष्कर जी की मामी जी भी, आप दोनों का स्वागत है। और आपकी ओर से जो पंक्तियां पुष्कर जी के लिए लिखी गई थी, वो मैं यहाँ पर मैं ही पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि उन पंक्तियों को मैं भी कुछ न्याय दे सकूं, कुछ भाव दे सकूं अपने। आपने तो लिखकर भाव दे दिए हैं कि मामा जी ने लिखा है कि पुष्कर प्यारे पुष्कर, तुम्हारे प्रयास हो गए सफल, तुम्हारा संभल गया अक्कल, केबीसी के मंच पर तुम्हें जीत हुई हासिल, खुशियों से भर गया सभी अपनों का दिल, अमित जी के गले लग तुमने पाए कुछ सुकून के पल, गुमनामी की गली से अब आगे गए तुम निकल, तुम्हारी सफलता की सरिता सदैव बहे कल कल, मामा मामी का स्नेह तुमसे सदैव रहा है निश्चल, पुष्कर प्यारे भांजे पुष्कर। ये आपकी पंक्तियां। तो ये पंक्तियां कोई ऐसे ही नहीं लिख सकता जब तक वो दिल से किसी दूसरे से ना जुड़ा हो। मुझे लगता है कि आप पुष्कर जी से दिल से जुड़े हुए हैं। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? ये पंक्तियां जब हम लौट रहे थे केबीसी की शूटिंग के बाद, तो जी। जो हमारा जो हवाई सफर था उसमें 2 घंटे का फ्री टाइम था, उसमें मेरे दिमाग में आई थी, तो मैंने वही मोबाइल पे टाइप कर दी थी। अच्छा। और रही बात पुष्कर की और मेरी इंटीमेसी की, तो बचपन से ही कुछ ऐसा संयोग रहा है कि क्योंकि हमारे जिया जी थोड़ा बीमार रहते थे, तो दीदी हॉस्पिटल वगैरह में ज्यादा रहती थी, तो बच्चे दोनों, ये और भावना इसकी बड़ी सिस्टर, जी, काफी समय इनका यहाँ नानी नाना के यहाँ बीतता था, तो बचपन से एक अलग ही इंटीमेसी पुष्कर के साथ मेरी रही। और फिर समय के साथ साथ जब जब इसे जरूरत पड़ी, तो जब इसने सपोर्ट का मुझसे जो भी अपेक्षाएं की है, मैंने प्रयास किया कि इसकी भरपूर मदद बिना किसी स्वार्थ के कर सकूं, बस इतना ही है। तो पर उसने जो जितना कुछ भी मैंने किया होगा केबीसी के मंच पे ले जाकर, उसने कई गुना ज्यादा मेरे को, मतलब कहना चाहिए, सम्मान दिला दिया उससे। तो केबीसी के मंच पर जब पुष्कर जी प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे थे, तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? कहीं ये भी लगा होगा कि इस प्रश्न का उत्तर ये क्यों दे रहा है, कहीं गलत ना हो जाए, एक डाउट रहता है दिमाग में। हाँ, वो मेरे को शुरुआत में जब 10,000 के क्वेश्चन में थोड़ा सा अटके, तब एक साथ बड़ा झटका सा लगा मुझे, इतने सरल क्वेश्चन पे ये क्या गड़बड़ हो रही है। पर वो इतना बड़ा मंच है कि वहां बैठे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने जो 3-20 तक लेके गए बिना किसी लाइफलाइन के, और कुछ कठिन प्रश्न, बहुत अच्छे खासे कठिन प्रश्न थे, उनका भी बहुत सहजता से आंसर दिया है, मुस्कुरा के और बड़े आत्मविश्वास के साथ। तो सीना गर्व से फूल रहा था कि छोरे को सब कुछ आता है, ये इतना पढ़ा है, तो गर्व, बहुत प्राउड फील हो रहा था तब। और 3-20 तक जब तक बिना लाइफलाइन के चला गया था, तब उसके बाद तो बस एक्चुअल में केबीसी में क्या है, 3-20
अगर कोई टारगेट टच कर लेता है ना तो वो एक संतुष्टि लेवल हो जाता है, तो उस आदमी का सम्मान रह जाता है कंटेस्टेंट का। अदरवाइज कोई 10,000 लेके आता है तो उसको भी बहुत खराब लगता है। तो बस यही था। वहां पर 3-20 पहुंचने के बाद तो फिर जो कुछ भी है अपने आप संयोग बनता गया और अंक बढ़ते गए, रुपए बढ़ते गए। अच्छा, मामी जी को कैसा लगा? हाँ जी, मामी जी की भी कुछ बातें हैं कि उनको कैसा लगा, बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो अमिताभ बच्चन की जो ऊर्जा है ना, दौड़ते हुए जो आते हैं, कोई रिटेक नहीं करते किसी भी फ्रेम में, और लगातार उनकी शूटिंग चलती है। तो उसको देख के तो जो यंगस्टर्स है वो भी, मतलब जितना काम वो इस एज में करते हैं 82 साल की उम्र में, शायद उतना हम अभी भी नहीं कर पाए। और जैसे ही वो आते हैं, पूरी पब्लिक जो बैठी होती है, ऑडियंस जोश से भर जाती है। जी जी, भरपूर तालियों से उनका स्वागत करती है। और बहुत लवली के लिए तो मैं कहना चाहूंगी कि लवली ने वाकई हमें बहुत गौरवान्वित महसूस कराया वहां पे। इतनी बार मैं और मामा और मामी का नाम लिया कि हमें बहुत खुशी, भरपूर खुशी हुई है इसके साथ जाके। और लवली ने एक चीज को चरितार्थ किया है कि लवली को हम, ये जो मामा जी हैं, इनको हम लवली के मामा जी कहते हैं घर पे, क्योंकि इनमें बहुत स्नेह है। तो हम तो इनको चढ़ाते हैं कि लवली के मामा जी। और देखो जो मुंह से बात निकलती है ना, कभी कभी वो सच हो जाती है। और आज वाकई दुनिया इनको लवली के मामा जी कह रही है। ये पारिवारिक माहौल और ये आपका इसमें लवली नाम भी तो लवली है ना, जब लवली नाम हो जाता है तो वैसे ही वो लवली लवली हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी इतने भांजी को इतनी अच्छी परवरिश दी, इतना प्यार दिया, मतलब कंस मामा ना होके एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है आपने। क्योंकि कलयुग में भी मामा पूरी तरह से बदल चुका है, द्वापर वाला मामा नहीं रहा। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। यहाँ पर एक लाइन बोलना चाहूंगा मामाओं जी के लिए। बिल्कुल, स्वागत है। ज्यादा मैं बताऊंगा, मामा जो शब्द है इसमें माँ का 2 बार आता है, माँ और बिल्कुल। हमें कैसे भी मामा मिली हो, लेकिन जब हमें मामा बनना है, तो जब हम मामा बने तो अपने भांजे को बहुत प्यार स्नेह दें। ये हमें श्री कृष्ण जी ने सिखाया है। जब श्री कृष्ण जी मामा बनी तो उन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु के पुत्र को भी जिंदा कर दिया था, और अपने भांजे को यश इतना दिलाया था कि आज अभिमन्यु का नाम है। तो मेरे मामा जी मेरे लिए की तरह ही है। बहुत बहुत सुंदर, मतलब परिवार का स्नेह देख के, आपके पारिवारिक स्नेह को देखने के बाद में सचमुच एक जो बाकी निकलता है वो यही निकलता है कि वाह क्या फैमिली है। और इसी बीच में मेरे को लग रहा है कि वहां पर उस पार आपकी सिस्टर भी बैठी हुई है, भावना जी, भावना गुप्ता जी। तो मैं चाहूंगी संत कुमार जी से कि वो भी उनको यहाँ पर लेकर आए ताकि उनसे भी हम। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिला नजर न्यूज नेटवर्क के स्टूडियो में। और आप पुष्कर जी के विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी, कृपया माइक को खोलिएगा अपने। माइक, आवाज नहीं आ रही है भावना जी आपकी। नीचे माइक का इंडिकेशन होगा, उसको दबाओ। जी जी, भावना नीचे माइक का इंडिकेशन होगा, उसे दबाओ। भावना जी, माइक आपका म्यूट है। हाँ, अब बोलिएगा। जी जी, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार जाके दोबारा आइएगा, दोबारा उसी लिंक से आइएगा, एक बार जाके फिर आपको आवाज आएगी। इन्होंने 2 बार ये जुड़ चुकी हैं, इस कारण से इनकी आवाज में वो है, तो ये हटके दोबारा जुड़े। एक बार आप हटके दोबारा जुड़िएगा, फिर आपकी आवाज हमें सुनाई देगी। चलिए, जब तक भावना जी आती हैं तब तक अब हमें लग रहा है इस कूल सीट पर बिठा देते हैं हम पुष्कर जी को। पुष्कर जी, सबसे पहले हम आपके और आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। जी, मेरा परिवार, मेरे पिताजी डॉक्टर सियाराम गुप्ता जी, वो अब उनका देहांत हो चुका है 2011 में। मेरी माता जी श्रीमती भारती गुप्ता और मेरी बहन भावना गुप्ता,
मेरे जिया जी भी शैलेश गुप्ता, उनकी शादी हो चुकी है, उनकी शादी को 15-16 साल हो चुके हैं। और मेरी पत्नी जिस समय यहाँ पर, वो उनकी माता जी की तबीयत खराब है, इसलिए मेरी पत्नी जी इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित नहीं हो चुकी है। उनका नाम शिल्पी गुप्ता है। मेरे एक बेटा है जिसका नाम दिव्यम गुप्ता है। ये छोटी सी फैमिली है हमारी। जी, कुछ आपके जब आपने केबीसी कार्यक्रम कर रहे थे तो कुछ अपने संघर्षपूर्ण पलों को भी याद किया है वहां पर। उन पलों को हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि वो पल कौन कौन से थे। दोबारा कहते हैं कि वो बात जितनी कहो उतना दुख देती है, लेकिन हम उन बातों को इसलिए सुनना चाहते हैं कि वो दुख जितना आप निकालेंगे उतना निकल जाएगा। वैसे आपके चेहरे से आपके दुख का कोई पता नहीं लगता और ना ही लग सकता है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप उन बातों को हमारे सामने रखें ताकि लोग जान सकें कि आपके इस जो प्रेरणादायक आपका जो व्यक्तित्व है उससे लोग प्रेरणा ले सके। इसीलिए उस जीवन के जो आपकी सच्चाइयां हैं उनको हम यहाँ पर जानना चाहते हैं। मेरे जीवन में, मेरा जीवन में केबीसी के पहुंचने तक का जो सफर है बहुत ही रोचक है, बहुत ही कहूँ कठिनाइयों से गुजरा हूं मैं। बचपन में मैं काफी हद तक मैंने बायोलॉजी ली, 12वीं पास किया। उसके बाद मुझे डॉक्टर बनने की चाहत थी। कई प्रयासों में मैं असफल रहा और डॉक्टर नहीं बन पाया। फिर मेरे मामा जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारी जो फार्मेसी लाइन है, इसमें मेरी मध्य प्रदेश में 4थी रैंक थी, तो मामा जी ने कहा कि फार्मेसी लाइन अच्छी है, इसमें तुम आगे अपने समय को ना व्यर्थ में बहाते हुए समय का सदुपयोग करो पुष्कल और फार्मेसी लाइन को चुन लो। तो मैंने फार्मेसी लाइन चुनी। मैंने बी फार्मा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद मैंने वहीं से एंट्रेंस एग्जाम देकर एम फार्मा में एडमिशन लिया। फार्मेसी में सबसे अच्छी ब्रांच सुटिक्स, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद जॉब के लिए मैंने काफी जगह ट्राई किया। बॉम्बे में एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसमें मैंने काम किया। फिर मेरी मम्मी जी टीवी पर केबीसी देखती थी, तो टीवी पे जब केबीसी देखती थी तो मम्मी कहती थी पुष्कल तुम भी इसके लिए खेला करो, ये ज्ञानवर्धक शो है, इसमें नहीं कुछ होगा तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा और तुम काफी कुछ इससे सीख सकते हो। तो रात के 9 बजे डिनर टाइम पे हम सब लोग बैठकर केबीसी खेलते थे। और उसी समय से एम फार्मा करने के बाद से मैं लगा रहा 2011 से मैं लगा रहा और केबीसी में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए इधर जॉब की सही करता रहा और करंट अफेयर्स दैनिक समसामयिकी पढ़ता रहा, क्योंकि मैंने ये देखा कि केबीसी का जो शो है उसमें जाने के लिए आपका करंट अफेयर्स, भूगोल, इतिहास और राजनीतिक शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और आप जिस फील्ड में हैं, जैसे मैं फार्मेसी फील्ड में हूँ, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के बारे में भी अपडेट रहना चाहिए। और जिस क्षेत्र से आप जाकर केबीसी में जाएंगे, जिस क्षेत्र का मैं, जैसे मैं मुरैना क्षेत्र का हूँ, और आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र से यदि केबीसी में जाएंगे तो उस क्षेत्र के बारे में भी प्रश्न आते हैं। तो अपने क्षेत्र के बारे में भी जानना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या ऐतिहासिक है, क्या क्या इसका कैसा इसका भूगोल है। तो ये सब मैंने उन 10-12 वर्षों में सीखा केबीसी खेलने के साथ साथ। फिर भगवान का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, मामा मामी जी की कृपा, दोस्तों का प्यार, मोबाइल नंबर मेरा सिलेक्ट हो गया। मेरी रैंक थी अच्छी खासी, स्कोर था अच्छा खासा, और रैंडमली वो नंबर चुनती है अगस्त में। उस स्कोर के आधार पर मेरा नंबर 3 नवंबर को सिलेक्ट हो गया। जब मेरे पास एक केबीसी की पहली कॉल आई कि आपको स्कोर के आधार पर, जो आपने अगस्त में रजिस्ट्रेशन किया था, उसके लिए आपका इंटरव्यू होना है, आप ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं, तो ऑडिशन होना है आपका। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब 10-11 साल पहले जो ईमेल आईडी से मैंने बनाया था, जिससे मैं खेल रहा था 10 सालों से, अब उसकी पासवर्ड मुझे भूल गया मैं कि क्या पासवर्ड है। और उस मामा जी ने मेरा सहयोग किया, मेरा पासवर्ड भी मुझे निकलवाया और फिर मैंने ऑडिशन दिया अपना, मेरा ऑडिशन, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजा। फिर मेरा ऑडिशन भी हुआ। तो ऑडिशन लेते वक्त उन्होंने मुझसे जो जनरल सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर किए और जो मेरे जीवन के बारे में जाना, तो मैंने उनको बताया कि मैंने कैसे 10-12 सालों से लगा हुआ था और कैसे मेरे माता जी ने मेरे को पाला पोसा, माता जी ने कैसे स्ट्रगल किया। और हमारे घर में क्या हुआ, मेरी जब शादी हुई तो मेरी एक बच्ची 6 महीने की, जिसके दिल में छेद था, वो जल्दी हमारा साथ छोड़ गई। और फिर उसके बाद मेरा जो बेटा हुआ, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारे कोई संतान होगी,
लेकिन क्योंकि वो ऑपरेशन से हुई थी पहले बेटी, तो 9 महीने बाद ही मुझे मेरी लाइफ में मेरी संतान हुई। और ये सब क्रियाएं मैंने जब ऑडिशन में उनको बताई कि उसको भी मीकेल डायवर्टिकुलम निकला, वो भी करोड़ों में एक डिसीज है, तो उन्होंने बोला कि यार आपके जीवन में बड़ा दुख भी है, इतने दुख आने के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको मतलब ऐसा कैसे? तो मैंने उनको बोला कि अपनी लाइफ में जो उतार चढ़ाव है, जैसे ईसीजी मशीन में दिखते हैं उतार चढ़ाव, तो इसका मतलब है कि आदमी अभी जिंदा है, स्ट्रेट हो गई, वो ईसीजी में स्ट्रेट हो जाती है, तो मतलब अब सब कुछ खत्म। तो इसी तरह वो मेरे ऑडिशन में मैं उनको बस प्रभावित कर सका, मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया और मुझे 10 कंटेस्टेंट में परमात्मा की कृपा से मौका मिल गया। और मैं उसके बाद FFF जो होता है वहां पे केबीसी में, उसको पार करना पड़ता है, उस पड़ाव को, फिंगर फास्टेड, तो मैंने उस पड़ाव को पार किया। उसके लिए भी भगवान ने मेरी परीक्षा ली। शुरू के 3 दिनों तक मैं प्रयास करता रहा, कुछ सेकंडों से चुकता रहा, नहीं आ पाया। 7वें नंबर के क्वेश्चन से FFF मैंने क्लियर किया और मैं और सीट पर पहुंच गया। और फिर आपका आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद, कृपा और सर की अमिताभ बच्चन सर की आशीर्वाद से बस प्राप्त हो गया है सब कुछ। देखिए, विकास भारद्वाज जी हैं उपस्थित, वो कह रहे हैं कि सोनी टीवी के चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति विजेता पुष्कल गुप्ता जी का जिला नजर स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत कर रहे हैं जिला नजर के स्टूडियो में। और फैजान मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आप फार्मासिस्ट हैं, इसीलिए आपने उनको जो उत्तर दिया कि जब तक मशीन चलती रहती है, दिल की धड़कनें जब तक इस तरह से रहती हैं तभी तक। अगर किसी और भाषा में आप किसी और फील्ड में होते तो शायद दूसरा ही जवाब होता आपका, लेकिन इसके लिए भी बहुत अच्छा जवाब आपने वहां पर दिया, इसके लिए भी आप बधाई के ही पात्र हैं। और अब चलते हैं भावना जी की ओर, जो हमारे मध्य उपस्थित हो गई हैं। अभी उनसे बात पहले भी हो रही थी, तब उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। भावना जी, क्या आप अब हमें, हाँ जी, अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपको अपने भाई के लिए कैसा लग रहा है? एक बहन को अपने भाई के लिए जब वो जीत कर आएगा तो कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है उसे बहुत खुशी होगी कि मेरे भाई ने आज कम से कम अपने परिवार का नाम इतना रोशन किया कि सब लोगों जो अभी जितने भी लोग थे दुनिया में अभी नहीं जानते थे, लेकिन लाइव एक सोनी टीवी पर आकर उसने अपना नाम, मैं तो कहती हूँ पूरे वर्ल्ड में जिन जिन लोगों ने शो देखा होगा उन तक तो पहुंच ही गया। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इंसान के जीवन में। मैं तो कहती हूँ उसके जीवन में ऐसे पल बार बार आए और वो इसी तरीके से तरक्की करता रहे। बहुत वास्तव में एक बहुत ही एक अच्छा नेक काम जाकर इतना अचीवमेंट हासिल की है कि बहुत ही ज्यादा बधाई का पात्र है। वैसे भी वो शुरू से मेहनती तो था, पढ़ने में वो बहुत होशियार है, जीके और ये सब चीजों का उसने अच्छे से नॉलेज गेन की है। जितनी वो मस्ती करता है उसके साथ साथ उतना स्टडी में भी रहा है, क्योंकि मेरे से काफी छोटा है मेरा भाई, मेरे से 7 साल छोटा है। तो मैंने भी बचपन से उसको अच्छे से एज ए मदर की तरह ही पाला है। तो मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहा है और हर क्षण उसने मुझसे आशीर्वाद लिया है। वो जिस भी एग्जामिनेशन के लिए जाता था पहला मेरा आशीर्वाद जरूर उसने लिया है। और मैं भगवान की तरफ से भगवान को भी जरूर धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि हम थोड़े ईश्वरवादी हैं और ईश्वर को बहुत मानती हूँ मैं। तो जब वहां पर भगवान का थोड़ा, क्योंकि इसमें जब कौन बनेगा करोड़पति में इंसान जाता है, मेहनत तो उसकी होती है, साथ में एक लक फैक्टर भी जैसा मेरा मानना है वो बहुत काम करता है। इंसान का लक यदि अच्छा हो तो वो उसे सक्सेस हासिल करवा ही लेता है। जी, जैसे कि मामा जी की एक बार उम्मीद 10,000 पे थोड़ा सा परेशान हुए थे। हाँ, परेशान को लगा कि 3,20,000 बोले, अब तो पड़ा पार कर लिया भाई बंदे ने। भांजा जिंदाबाद। एक पहलू आया था वो दुगनास्त्र वाला जो इसने खो दिया था। वो पर आपको वो मिस कर गया, तो उसमें मुझे दुख हुआ वहां पर कि ये क्या, ये क्वेश्चन इससे मिस हो गया वो वाला।
तो चढ़ाव आए, लेकिन ठीक है, वो बायदा अच्छे से खेला और खोलते हुए उसने अपने उसको पार किया, वहां तक पहुंचा 12,50,000 तक। तो काफी मतलब जब वहां पर पहुंचने के बाद जो 25 लाख का क्वेश्चन था, तो वो ज्यादा पाने की जो अटेम्प्ट रहती है, अपने को चाह रहती है कि नहीं हमें तो इतना मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर लेकिन भावना जी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी आपको। वो जो सीट है वो वाकई में बहुत हॉट है। ये बात जो ऊपर बैठे हुए हैं इन्होंने अनुभव भी की है, पुष्कर जी ने, और ये बात वहां पर कही भी थी इन्होंने कि ये सीट वाकई में हॉट है। तो पुष्कर जी क्या वहाँ हीटर का अरेंजमेंट था? हॉट सीट इसलिए कहती है मैडम उसे, उसमें कोई हीटर नहीं है, वहां पर एक व्यक्ति प्रेशर फील करता है कि पूरी, वो तो मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, हम किस तरीके से बातचीत करें और आंसर दें। और हॉट सीट इसलिए भी बोलते हैं कि वहाँ अच्छों के पसीने छूट जाते हैं फुल एसी में। बिल्कुल फुल एसी में पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल, यही बात मैं भावना जी को बताना चाह रही थी कि जब उस सीट पे आदमी बैठा उस समय कितने तनाव में होता है, ये वही अनुभव कर सकता है, दूसरा उसको नहीं समझ सकता। वो आता हुआ भी प्रश्न भूल जाता है। यहाँ तो एक बहुत बड़ा अभिनेता बैठा हुआ है जो आपको उतार रहा है, चढ़ा रहा है, किस तरह से आपसे बात कर रहा है। कभी वो प्रश्न के उत्तर सही होने के बाद भी आपको इतने पसोपेश में डाल देते हैं कि आप हिल जाते हो उस जगह पर। जब आप दूर बैठ के हिल जाते हो तो ये तो पास बैठे हुए थे, तो क्या हो सकता था इनके साथ में। लेकिन वही है कि संघर्षों के बाद जी अमिताभ बच्चन जी खिलाड़ी को अपनी बातों से और मजाकिया अंदाज से इतना सहज कर देते हैं कि वो भूल जाता है खेलने वाला कि मैं इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने बैठ के खेल रहा हूँ। वो उस साइकोलॉजी से उसे बाहर निकलवा देते हैं खेलने से पहले। अदरवाइज उनके सामने बैठ के अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, मुंह में कंठ सुर में ही रुक जाए, वो वाली स्थिति है। पर वो इतना सहज कर देते हैं मजाक करके, हर तरीके के उनका वो टिश्यू देने का अंदाज है, पानी पिलाने का अंदाज है, तो वो मतलब सम्मोहित कर देते हैं सामने वाले को। बिल्कुल उसे ये लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान के साथ बैठ के मैं खेल रहा हूँ। बिल्कुल सच में इतनी बड़ी हस्ती, उसके बाद में वो आपसे नॉर्मल व्यवहार कर रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं है। बट ये है कि वहां पर जो उस सीट पर जो संघर्ष होता है उसको जीतने वाला सिकंदर ही कहला सकता है, क्योंकि संघर्षों के बाद हर्ष चलकर आता है। कठिन भले हो पाथ मार्ग भी मिल जाता है, खुद पर रख विश्वास सफलता मिलती प्यारे, और प्रभु से रखना आस वही है तारणहारे। और पुष्कर जी आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने एक बात कही थी कि मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो उस कविता को हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर रखें, ताकि कुछ प्रेरणा, सिर्फ हमें प्रेरणा देनी है। आपकी जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऑरा है आपका, वो लोगों तक पहुंचाना, यही हमारे जिला नजर का उद्देश्य है और यही हम करना चाहते हैं। तो वो कविता भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैंने ये कविता केबीसी के मंच पर भी पढ़ी थी, शूट काफी लंबा चला था उस दौरान, वो टाइमिंग की वजह से एडिटिंग की गई थी। वो कविता हरवंश राय बच्चन जी की कविता जो है वो कुछ इस प्रकार है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज से तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में उतने जुल्म नहीं जितने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है।
मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधे खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधे खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों से रचा स्वयं, अपने ही हाथों से रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, सोना बनूंगा मैं। कब तक रुकोगे, तुम मुझको कब तक रुकोगे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत प्रेरणा दी आपके इन स्वरों ने। और वही जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और इन बातों से आपकी प्रेरणा मिली है। अच्छा, कुछ बातें आप अपने बचपन की भी बता रहे थे कि आपको बचपन में कोई परेशानी हुई थी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा। बचपन में एक्चुअली में क्या है कि मेरे पैर में पोलियो हो गया था। मैं दुर्भाग्य से कहूंगा कि इस बात को मेरे बचपन में दवा पी नहीं पाई और मैं पोलियो का शिकार हो गया। मेरे मामा जी डॉक्टर S.C. बांदी, सुरेश चंद बांदी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने पहचान लिया कि मुझे पोलियो हो गया है। क्योंकि जब मेरे को फीवर आया, मेरी मॉम लेके गई तो मॉम ने उनको बताया कि इसके 2 पैरों में से एक पैर में मूवमेंट है, एक में नहीं है। तो मामा जी ने बड़ी जल्दी पहचान लिया कि इसको पोलियो हो गया है। और फिर मेरे मम्मी जी ने बड़ी मेहनत से मेरी सुरक्षा की दृष्टि से मेरे इस पोलियो में, मतलब जैसे भी उसका इलाज होता है, मतलब इलाज तो है ही नहीं, पोलियो वायरस की डिसीज है, लेकिन पैर में जान फूंकने के लिए जो एक प्रोसीजर होता है, इलेक्ट्रिक करंट पानी में डाल के थोड़ा सा दिया जाता है, जिससे मसल्सों में जितनी वायरस से जो अफेक्टेड नहीं हो पाई हैं वो बच जाए। तो मेरी मम्मी ने बड़ी मेहनत करके थोड़ा सा मुझे बचा लिया, लेकिन वो पोलियो जितना रह गया उतना रह ही गया। अब उससे मैं बचपन में जब भी क्रिकेट खेलता था तो लोग समझती हैं आप, वो मुझे अपने साथ नहीं खिला पाते। और फिर मैं जब स्कूल जाता था तो भी बड़ा, मतलब हर चीज में मैं, मतलब थोड़ा सा इस चीज बीमारी से बड़ा परेशान रहा हूँ। और उसके बाद मैंने अपने बचपन में जितना भी मतलब मेहनत की कि मैं सोचूं कि एनसीसी में ज्वाइन करना चाहूं, तो मुझे वहां भी ये पता चला कि ऐसे लोगों को एनसीसी में नहीं लिया जा सकता। सेना के लिए अगर भर्ती करने के लिए सैनिक स्कूल में जाने के लिए पढ़ाई करने की सोची तो भी पता चला कि तो मेरे जो क्षेत्र थे वो बड़े संकुचित क्षेत्र थे, जिन क्षेत्रों में मैं अपना भविष्य बना सकता था। हालांकि 8वीं क्लास में जब मेरे को गवर्नमेंट स्कूल से मैंने की तो मेरे को समझ में आ गया था कि अब मुझे कुछ अच्छा करना है, बायोलॉजी ही पढ़नी है, क्योंकि बाकी के क्षेत्र मेरे लिए नहीं बनी है। और फिर मैंने 8वीं क्लास से अपनी बायोलॉजी के साथ, मतलब अपनी साइंस से, विज्ञान के साथ पढ़ाई की और 12वीं बायोलॉजी से ही की। फिर डॉक्टर बनने की ठानी, लेकिन भगवान पता नहीं, कहते हैं ना, हमारे मन का हो तो अच्छा हो, उसके मन का हो तो सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा है। तो आज आप ईश्वरवादी हैं, आशावादी हैं, और आपको ये प्रेरणा आपकी माँ से मिली है। जी बिल्कुल। हाँ, तो पिताजी, आप कितने बड़े थे जब आपके पिताजी का साथ छूटा? पिताजी, वैसे तो मैं काफी बड़ा था, 24-25 साल का था जब पिताजी का देहांत हुआ था, लेकिन पिताजी की जो मानसिक स्थिति थी वो काफी खराब थी। मैं बचपन में जब 5-6 साल का था तब से ही मैंने तो अपने पिताजी को कभी मतलब संघर्ष आपके जीवन में शुरू बचपन से ही रहे हैं। उसके बाद आपने ये मुकाम हासिल किया। मेरी मम्मी को तो शादी के बाद से ही बहुत संघर्ष झेलने पड़े हैं। मेरे पिताजी के साथ उन्होंने, अब वही इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी कि पिताजी की तबीयत कैसी थी। बिल्कुल चाहूंगी माताजी, नमन करती हूँ आपको इस परवरिश के लिए जो आपने पुष्कल जी को दी है और भावना जी को दी है। आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ पर? माँ जब तक जिंदा रहती है अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है, वो मैं देख रही हूँ, मुझे सब संतुष्टि है।
पाल दिया, पोस दिया, उनका परिवार उनको सौंप दिया, अपने दायित्वों से मुक्त हो गई। और संतुष्टि बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं किसी से लगाती, आसक्ति दुख का कारण होती है। पाल दिया, पोस दिया, बड़ा कर दिया, तुमको समर्थ बना दिया, अब फ्री हूं। अब यही है ना, संतुष्टि शब्द बहुत बड़ा है और लोगों को आजकल यही नहीं है। आपको संतुष्टि है, बहुत बड़ी बात है, और वही संस्कार पोषित करने में आपने अपने बेटे को दिए हैं, इसके लिए आप नमनीय हैं, वंदनीय हैं, क्योंकि जीवन में अलगाव। एक सेकंड, हाँ जी, मैंने दोनों बच्चों को सिखाया है, हिम्मत है उनमें जो मौसम के सितम सहती है, पत्ते झड़ जाती है, पेड़ खड़े रहती हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। कभी घबराना नहीं चाहिए परिस्थिति और उससे, सब समय निकल जाता है। जी जी जी, और आपके इन्हीं शब्दों से ऊर्जा मिल रही है हमें। मतलब जब हमें इतनी ऊर्जा मिल रही है तो पुष्कल जी को तो कितनी ऊर्जा मिली होगी, भावना जी को कितनी ऊर्जा मिली होगी। ऐसे भाई बहन यानी राजेश जी और आपने मिलकर जब परवरिश की है इस इंसान की, इस को हीरा तराशा है आपने। बच्चा आकार लेता है लेकिन तराशने वाले उसको माँ बाप और उसके अपने रिश्तेदार ही होते हैं। तो आपने जिस खूबी अपने पति के ऊपर कुर्बान कर दी थी, पूरा उनके लिए समर्पित रही, कभी सर्विस नहीं की। एचएससी एलएलबी थी मैं उसी टाइम की, सन 97 की, 79 की, सॉरी, बीएससी एलएलबी थी। कोर्ट में जा भी सकती थी पर मैं नहीं गई, मैंने पूरी भरपूर सेवा की 2011 तक उनकी। और कुछ इकोनॉमिक पोजीशन ऐसी आ गई तो 2004 से मैंने सपोर्ट आयुक्त बन गई थी कोर्ट में, वो काम कर लेती थी। कंज्यूमर कोर्ट की मेंबर भी बन गई, बार काउंसिलिंग में मैं वो उपाध्यक्ष भी रही। इस समय मुझ पर विभिन्न पद थे और मैंने सभी पदों पर अपने ईमानदारी से काम किया। टीएसी मेंबर भी रही हूँ मैं, रेड क्रॉस में मैं पूरे काम करती। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी रही, सारा काम करके लोगों को भी संभालती थी। क्या नारी दुर्गा होती है ना, वो दुर्गा का रूप धारण भगवान ने ही मुझे दिया था, मेरी कोई औकात नहीं थी। और उस हिम्मत से मैंने अपने बच्चों को हिम्मत दी। पुनः पुनः नमन करते हैं आपको, और क्या कहें, क्योंकि जीवन में अलगाव, दूरी, दुख, पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचा नहीं उठाते हैं, और ये मैं यहाँ पर देख भी रही हूँ कि भावुकता और दुख हमें ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। आप ऊंचे उठे अपने हौसलों के पंखों से, आप ऊंचे उठे हैं अपने हिम्मत से जो आप लोगों ने दिखाई है। तो मैं इस पूरे परिवार के, ये पूरा परिवार ही एक मिसाल है दुनिया के लिए अगर दिखाया जाए तो। सच में पुष्कल जी ने जैसे कहा था कि हम तो सिर्फ पुष्कल जी का इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, लेकिन पुष्कल जी ने हमसे ये शर्त रखी थी कि मैं चाहूंगा कि मेरी फैमिली में से मेरी दीदी भी आए, मेरे मामा जी भी आए, मेरी माँ भी आए, क्योंकि संघर्षों की कहानी उनकी भी है। तो ऐसा बेटा भी महान है और ऐसा परिवार भी महान है। अब आगे चलते हैं। एक प्रश्न और रखना चाहूंगी कि रकम जीतना खास नहीं है, अमिताभ जी के साथ मंच पर बैठना बहुत बड़ी बात है। एक बात पूछूं पुष्कल जी कि अमित जी के साथ बिताए पल या रकम पाने की खुशी, इन दोनों में से कौन सी खुशी आपको सबसे ज्यादा खुशी देकर गई है? अमित जी के साथ बिताए हुए पल, सर के साथ जो मैंने समय बिताया है वो मेरे जीवन का सबसे अमूल्य समय है। मैं बयान नहीं कर सकता कि कितनी ऊर्जा मुझे उनसे मिली है। बहुत मतलब बहुत विलक्षण व्यक्तित्व के धनी है वो जी। इसमें एक चीज और है ना कि जितना ज्यादा समय मिला उनके साथ मुलाकात का मिलेगा उतनी रकम भी बढ़ती जाएगी, तभी मिलेगा। ये सच में एक प्लस पॉइंट है। उसमें हिडन एजेंडा रहता है ये भी। हाँ तो सही कहा आपने, ये सोने पे सुहागा हुआ कि अमित जी के साथ कि पास से खाली हाथ नहीं आए। अगर खाली हाथ आते तो शायद इतनी खुशी नहीं होती। तो मुझे तो यही लगता है, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ।
हाँ जी, बिल्कुल स्वागत है। मैं बताना चाहता हूँ कि रकम पैसा हम किसी भी माध्यम से और तरीके के माध्यम से कमा सकते हैं, अपने ज्ञान से कमा सकते हैं, लेकिन जो सदी के महानायक अमिताभ जी के साथ मैंने समय व्यतीत किया है और उनके अनुभव से मैंने ये जाना है कि व्यक्ति कितनी उम्र तक कार्य कर सकता है। हम ये सोचते हैं कि 60 वर्ष पर रिटायर्ड हो जाते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं, लेकिन सर 82 वर्ष की आयु में अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग हैं और सर ने अपने कार्य क्षेत्र में इस अवधि में भी काम कर रहे हैं। ये अनुभव मुझे सर से सीखने को मिला। ये मन में हमारे ये भावना आनी चाहिए युवाओं के कि सर को देखें कि सर 82 वर्ष की आयु में भी अपने क्षेत्र में इतनी मेहनत और इतना काम कर रहे हैं। ये मेरा अनुभव सर जी के मैंने जीवन ये सीखा मैंने वहां केबीसी के मंच पे। अच्छा पुष्कल जी, एक बात बताइए कि जैसे किसी आम आदमी को वहां तक पहुंचना हो जी, तो किस तरह से जा सकता है केबीसी में? क्या उसके लिए यही एक मोबाइल से गेम खेल के ही जा सकता है या और भी कई रास्ते हैं? ये तो आपको वहां जाके कुछ पता लगा होगा, अंदाजा लगा होगा। ये एक्चुअली में मेरे को जो बताया गया कि ये सोनी लिव एप्लीकेशन जो है, इस पे जो प्ले अलोंग है उसके साथ जाने वाला तरीका मुझे पता है मैडम। इसके अलावा जो और भी तरीके हैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलिए आपका जो तरीका है वही बताइएगा। हाँ, तो ऐसा होता है कि कोई भी आपका स्मार्टफोन हो, एंड्रॉइड फोन हो, जहां से आप सोनी लिव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और जो एपिसोड का समय है उस एपिसोड के समय पर उस को खेलिए, उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट भाग लीजिए और प्रश्नों के उत्तर उसी समय मोबाइल पे भी आते हैं। उन प्रश्नों को उसी समय आप लगाइए, तेज लगाइए, उसके अतिरिक्त अंक मिलते हैं और आपका एक स्कोर बनता है, रैंक बनती है और उन लोगों में से वो लोग नंबर चुनते हैं, फिर आपका ऑडिशन होता है। इस तरीके से मेरा जाना हुआ है। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है या और भी कोई तरीका है? अच्छा लगा क्योंकि इसमें आपकी तैयारी भी हो रही है कि क्वेश्चनों के जब आंसर दे रहे हैं तो आपकी तैयारी भी हो रही है कि एबीसी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक जरिया है नॉलेज गेन करने का, बिल्कुल, जो हाँ बहुत अच्छा जरिया है, लेकिन आपके जो व्यक्तित्व से प्रेरणा मिली है वाकई में काबिले तारीफ है। इसरार जी कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं, कुछ बोलने की इनका भी मन है। मैं पूछना चाहूंगी कि इसरार जी आपको कुछ कहना है? नहीं, बहुत ही अपनी जो पुष्पल जी की फैमिली है बहुत ही प्यारी है और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं इनके घर पर जाके मिला था और माता जी बहुत ही अच्छी बात करती हैं। उन्होंने काफी बातें मुरैना की जो हमें पता नहीं थी और मामा जी बहुत ही मजाकिया और आदमी उदास नहीं हो सकता उनके पास बैठकर। और पुष्कल जी की तो बातें सारी ही ऊर्जा वाली हैं, आदमी बैठेगा ऊर्जा मिलती रहेगी। बस इतना कहना चाहूंगा इनके बारे में। वो यही कहते हैं ना कि कुछ लोगों का ऑरा जो होता है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। जब मैं इतनी दूर बैठी हूँ, यानी वो मुरैना में है मध्य प्रदेश में और मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से हूँ, तो मुझे ही जब इतनी सारी एनर्जी मिल चुकी है इतने पॉजिटिव लोगों से मिलने के बाद में, तो आपका तो कहना है कि आप तो बिल्कुल नजदीक में रह रहे हैं, तो वहां से आप हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आ ही रहे होंगे। वो बात अलग है कि पुष्कल जी ने अमिताभ जी को वहां गजक खिलवा दी, यहाँ पे गजक के लिए पूछा भी नहीं है। अरे मैडम आपका स्वागत है, आप हमारे घर पे आइए, आपको बिल्कुल हम कराएंगे। आपका पॉसिबल होता है तो हम अभी खिला देते। कोई बात नहीं, 2 मीठे बोल ही गजक का काम कर जाते हैं, हम तो यही जानते हैं। और आप लोगों का जो व्यवहार है उसने अंदर तक मन मीठा कर दिया है, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। भावना जी आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी शांत है बहुत देर से, मन की भावना को व्यक्त कीजिए, दिल खोलकर बोलिएगा, ये आपका अपना मंच है, अपना पटल है, जिला नगर न्यूज नेटवर्क। मैं इस मंच से अपनी माँ के लिए थोड़े शब्द बोलना चाहूंगी। मेरी माँ का जीवन भी बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि जब से मैंने भी याद संभाली थी मैंने भी अपने पापा को सीजोफ्रेनिकी देखा था।
वो स्वस्थ नहीं थे। जैसा माँ बताती है कि वो शादी के शुरू में स्वस्थ रहे होंगे, जहां तक हमने जब तक अपनी याद संभाली है वो स्वस्थ नहीं थे। लेकिन माँ ने एक माँ और बाप दोनों का प्यार देकर, साथ में उनके भाई जैसे वो मेरे मामा जी हैं, उनका सहयोग हमें रहा। और इस तरीके से हमारी फैमिली भी एक, मतलब जब तक हमें कोई जानता ही नहीं था, फिर माँ की लेकिन अहमियत इतनी थी। आज भी मुरैना में अगर कोई नाम भी ले ले तो वो नाम से ही उनका जलवा एक पहचान जाएगा हर आदमी की, हाँ कोई है भारती गुप्ता मुरैना में कौन है। अरे वाह। वो इतनी, मतलब वो इतनी इस किस्म की महिला थी, विलक्षण प्रतिमा की रही है। तो उसका अंश भी मेरे भाई में आया और वो आज इसी तरीके से, उसी वजह से केबीसी मंच तक पहुंचा है। बहुत सपोर्ट रहा है फैमिली वालों का, और बैकग्राउंड में जो भी रहते हैं उनका बहुत सपोर्ट, जिससे हम इस लायक बने। मैं भी प्रोफेसर रही बॉटनी में, मैंने भी जॉब किया। अभी फिलहाल मैंने जब से ये गृहस्थी संभाली तो छोड़ दिया। मैं भी अपने जो बैचलर थी, जब मेरी शादी नहीं थी, अनमैरिड, तब तक मैंने भी जॉब किया है। और मामा जी के एपटेक में भी मैंने काम किया है। वो एपटेक सेंटर चलाते थे तब, अभी भी है उनका, वो एपेक्स कॉलेज बन गया है अब, तो वहां पर भी मैंने जॉब किया। तो मैं सब बोलूंगी कि मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है इसके, मतलब यहाँ तक पहुंचाने में, और इस विषम परिस्थिति में, क्योंकि परिवार की जो परिस्थिति वो बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि बहती गंगा में तो नाव चलती है, लेकिन उनकी जो नाव थी वो रेती में चलती थी। उन्होंने रेत में अपनी नाव चलाई है। और माँ को खेवनहार भगवान थे, नाव के जो खेवनहार थे वो भगवान थे, जिन्होंने ही हमारी नैया यहाँ तक पार लगा के करा दी। और मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, इस मन से, वो आगे भी हमारी नाव को इसी तरीके से पार लगाएंगे। बहुत अच्छी बात। मतलब एक एक शब्द आपका ऐसा है कि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पुष्कल जी से इन्होंने वाइफ के लिए कुछ बात बोली थी, है ना, अमिताभ बच्चन जी से, वो काफी चर्चित विषय रहा था और काफी वायरल भी हुआ था। तो इनके मुंह से सुनना चाहेंगे, दोबारा मैडम को बताया जाए क्या कहा था आपने। बिल्कुल सर, मैं सुनना चाहूंगी पुष्कल जी उस बात को। इतनी शर्म आ रही है तो जरूर कोई गहरी बात है। नहीं, अभी माँ बगल में बैठी है ना। नहीं कोई बात नहीं, माँ जी से निवेदन है 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए। नहीं ऐसे पुष्कल जी बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, नया जमाना। देखो मेरी हालात जो थे, मेरी जो स्थिति थी, उससे मुझे ये लगता था कि मैं 31 वर्ष का हो गया, अब मेरी क्या शादी होगी, कैसे होगी। पर मेरे मामा जी ने मेरा संबंध मेरे समाज में ही मेरी एक ऐसी महिला से कराया जिसने मेरी खामी को नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि मेरे पैर में पोलियो है। उसने ये देखा, मेरी बातें जब उससे हुई कि हाँ इनमें कुछ है अच्छा, तो मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, तुम तो शरीर से स्वस्थ हो, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? तो उसने बोला कि आप शरीर से भले ही स्वस्थ नहीं हो, लेकिन यदि आपसे मेरी शादी हो जाती, आप शरीर से स्वस्थ होते और आपसे मेरी शादी हो जाती, और उसके बाद कोई हादसा आपके जीवन में हो जाता और आप ऐसे हो जाते, तो क्या मैं आपको छोड़ देती? मुझे उसकी ये भावना शादी से पहले मेरे प्रति मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने जो एक 2 पंक्तियां थी जो हमारे मिर्जा गालिब की जी हैं, वो मैंने केबीसी के मंच से कही थी। तो मैं यही शब्द थे, वो गालिब जी का शेर है कि तुम मुझे यूं ही नहीं मिली किसी इत्तेफाक से, तुम मुझे यूं ही नहीं मिली इत्तेफाक से, बरसों की तनाई का मुआवजा हो तुम। क्या बात है, बरसों की तन्हाई का मुआवजा हो तुम। वाकई में बहुत धन्यवाद इसरार जी। अगर आप ये बात ना बताते तो ये अपने दिल में छुपा कर ही चले जाते। चाहे माँ है, मामा है और बहन जी बैठी हुई है, इसलिए नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ये बात छुपी रह जाती दिल में। बाद में पता लगती तो बड़ा मलाल होता। अभी पता लग गया वो जहाँ भी है, इनकी श्रीमती जी जहाँ भी है, तो सुन के खुश हो रही होंगी। बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पर जी मामा जी जी, ये वर्षों की तनाइयों का मुआवजा, ये सब कुछ एक तरफ हो जाता है जब ये प्ले अलोन खेलते हैं। ये प्ले अलोन, ये माँ बेटे और इनकी मैडम तीनों बैठ के खेलते हैं एक साथ। तीनों में चलता है कंपटीशन, कौन आगे निकलेगा।
तो जब ये संग में रख लेते हैं लैपटॉप, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो लैपटॉप पे देख लेते हैं। तो जब 12 साढ़े 12 लाख तक का क्वेश्चन आता है तब तक तो भाई बता देता है। उससे आगे का क्वेश्चन आता है 25 लाख 50 लाख का, तो सीधा लैपटॉप पे देखा, अपना निशान लगाया और स्क्रीन लॉक करी और बाथरूम रवाना। दीदी कोई भी कोई मानेंगे, तब कोई बीवी आप तो राज की बात बंद बोले जा रहे हैं। राज की बात बाहर कर दी आपने, ये मामा जी अच्छा नहीं किया। तो राज की बात आपने बाहर कर दी, ये अच्छा नहीं किया। पहले तुम ही खेल लो। तो वही मैं कह रही हूँ, कंप्रोमाइज नहीं था कि कोई आगे नहीं निकल जाए। ये बताना चाह रहा हूँ, वहां आगे खुद को ही रहना था। उसमें में स्कोर के आधार पर चयन होता है। बिल्कुल, ये हास्य है और ये सब चलते रहना चाहिए फैमिली के बीच में, परिवार के बीच में। और राज की बात वैसे अगर राज ही बनकर रह जाए तो अच्छा है, कहीं ना पता लगे। इस बात से ये मैं कहना चाहूंगी, इस बात से ये साबित होता है कि फैमिली के अकेले पुष्कल गुप्ता ही करोड़पति नहीं खेलते, फैमिली की माँ भी करोड़पति खेलती है, उनकी वाइफ भी ये गेम खेलती है। लेकिन बस वही मैंने बोला ना, लक की बात है। फिर तो मुझे यही कहना चाहिए कि लखपतियों का नहीं, करोड़पतियों का परिवार है। रोज एक दो करोड़ पे मामला खत्म करते हैं ये लोग, तो अब तक तो करोड़पति हो चुके हैं। बिल्कुल सही जी। और अब देखिए हमारे साथ पुष्कर जी उपस्थित थे, जिन्होंने पहले पिताजी को। जी रागनी जी, मुझे तो ये लगता है कि मामा जी कम नहीं है, मामा जी भी इनके साथ ही हैं। अरे सारे एक थैली के चट्टे बट्टे, कोई बात नहीं। आपने भी सही पकड़ा है। मैं बोलना चाहूंगी, हमारी मामी भी कौन बनेगा करोड़पति में चयनित हो गई थी, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाई। वो भी खेलती हैं ये गेम। ये तो मामा जी ने बताई थी। पूरा परिवार, माँ का और इनका पूरा परिवार जो है करोड़पति में खेलता है। बिल्कुल, और अब तक करोड़पति हो चुकी हूँ। मुझे तो ये परिवार करोड़पति लग भी रहा है, क्योंकि जितनी भगवान इनकी खुशियां बरकरार रखे, जितनी खुशियां इस परिवार में, जितना अपनत्व है, वो एक करोड़पति परिवार की निशानी है। क्योंकि आजकल खुशियां ही हैं जिनका दामन आसानी से नहीं थामा जा पा रहा है। लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, अपने सगे भाई बहन आपस में नहीं बन रही है। तो इस परिवार को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पर, इस मंच पर। और देखिए कितने दुख झेले आपने, कि पोलियो से ग्रस्त रहे, पिता को खोया, कुछ महीनों की पुत्री को गंवा दिया, और काफी समय तक बेटा भी बीमारी से ग्रसित रहा। फिर भी आपकी मुस्कान देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप इतनी अपनी परेशानियों से उलझे हैं। और आपको देखकर 4 पंक्तियां मेरे दिमाग में आ जाती हैं कि जीवन आसान नहीं, जीवन आसान नहीं, सेजना फूलों की पगकाते छिदे यही, सेजना फूलों की पगकाते छिदे यही। कठिन भले हो जिंदगी माने कभी न हार, अंतर मन तैयार कर करना यत्न हजार। कठिन भले हो जिंदगी माने कभी न हार, अंतर मन तैयार कर करना यत्न हजार। और भाव निराशा त्याग कर खुद पर रख विश्वास, बार बार गिर कर करे चीटी पर्वत पार, बार बार गिर कर करे चीटी पर्वत पार। और ये बात हमारे पुष्कर जी ने यहाँ पर साबित की है, उनके परिवार के स्नेह के साथ में। तो इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इसी तरह से आप अपनी जिंदगी की सारी, जीवन की सारी जो खुशियां हैं वो आपको मिलती रहें, और दुख आपको न छू पाए कभी भी। यही दुआ करते हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क की ओर से। समय भी हो चला है, अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो स्वागत है आपका। मामा जी, मैं भगवान को मानती हूँ, तो मैं तो भगवान के लिए एक पंक्ति बोलना चाहूंगी, हिम्मत न हारिए,
हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना राम, कारज वही सारिए, कृपा सिंधु रघुबीर। बहुत खूब। और मामा जी आप आवाज मामा जी माफ कीजिए, हम लोग सिर्फ फोटो से नहीं सुन पाते हैं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे परिवार को, भावना से भी आज मेरी काफी दिनों बात हो रही है और इस तरीके से बिठा के बात कराई, काफी अच्छा लगा। कुछ अंदर की बातें जो और अच्छी लगी आपने भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। तो आपको आपके कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाइयां। आपका कार्यक्रम दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस करे। और तो धन्यवाद आपका। इसका सारा श्रेय, सबको साथ बिठाने का श्रेय इसके पीछे बैठे हुए हैं संत कुमार भारद्वाज जी, उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्हीं ने ये बेतार के तार से सभी को जोड़ा हुआ है। तो उनको आभार। इसरार जी में और हमें एक समानता है दोनों में जी, इसरार जी में और मुझ में एक समानता है कि ये भी इंजीनियर है और मैं भी एक इंजीनियर हूँ। जी जी जी, हम दोनों बीटेक हैं। बस यही समानता है। हाँ, ये तो अभी उस दिन पता लगी, बाकी और मुलाकात होगी तो और पता लगेगी। समानता एक और भी है सर, आप दोनों ही पुरुष हैं। अच्छा। ये तो नया ये तो सभी मिल जाएगी। जी रागनी जी, हाँ जी, आज के पूरे कार्यक्रम का जो श्रेय है ना, वो हमारे मुरैना के ब्यूरो चीफ इसरार खान भाई का है। अगर ये मुरैना में हमारे लिए काम नहीं कर रहे होते तो हाँ जी, पुष्कर जी से हम नहीं मिल पाते, ना ही राजेश जी से मिल पाते और ना ही पुष्कर जी की माँ से मिल पाते, जो इतनी कठिनता में भी अपने परिवार को। बिंदास लेडी, एक शब्द में कहूंगी, बिंदास लेडी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कि धरती पर शक्ति है नारी, वही कहना चाहूंगी कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, और सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो वाकई में एक हंसता खिलखिलाता परिवार, सभी बुरी नजरों से ऊपर वाला बचाए और ऊपर वाला ही माध्यम बनता है। यहाँ पर हमारे माध्यम बने भाई इसरार, तो इनका हार्दिक आभार पुनः व्यक्त करते हैं। हरीश सिंह जी उपस्थित हुए हैं, आपको नमन बंदन अभिनंदन है जिला नजर की ओर से। और फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, और मुलाकातों का यह सिलसिला अब शायद नहीं रुकेगा, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे को जान चुके हैं, मिल चुके हैं, भावना जी से, राजेश जी से, और राजेश जी की श्रीमती जी यानी मामी जी से, और पुष्कर जी से, नीता जी मेरे पास नाम नहीं आया था, इसलिए मैं पूछती भी तो भी नहीं सही लग रहा था। आपने बता के बहुत अच्छा किया, सादर धन्यवाद आपको। और माता जी भारती जी से, भारती तो नाम ही भारती है भाई, मैं भी मैडम बहुत पूरा भारत। जी जी जी, मैं भी बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अपनी दिल की गहराइयों से ईश्वर से यही दुआ करूंगा कि आपका ये प्रोग्राम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, वर्ल्ड फेमस हो आप। और आपसे मिलकर, रागनी मैडम आपसे मिलकर, इसरार भी आपसे मिलकर, सर से मिलकर, सर से मिलकर बहुत, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा, आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला। मैडम मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी, भारती जी, राजेश जी, मीता जी, भावना जी और इसरार जी, संत कुमार जी, सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। और देखते रहिए जिला नजर न्यूज नेटवर्क को, इसी तरह से हर हफ्ते मुलाकात कराते रहेंगे एक विशिष्ट मेहमान से, जो कि विशिष्ट हैं और बहुत सहज सरल भी हैं। जैसे पुष्कर जी से हुई आपकी आज मुलाकात, आप शायद करोड़पति से ज्यादा, करोड़पति आपने देखा होगा कि पुष्कर जी हैं। सिर्फ इंसान पैसों से करोड़पति नहीं होता, वो अपने रवैये से, अपने पर्सनैलिटी से, सभी चीजों से करोड़पति होता है। तो मैंने वही गुण आप सभी में देखे
और आज मुझे भी लग रहा है कि मैं भी करोड़पति होकर यहाँ से जा रही हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पुनः आप सभी का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिएगा जिला नजर न्यूज नेटवर्क से इसी तरह से। धन्यवाद आपका भी। मैं बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मिलते